नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गिरिराज बंदावला। आज हम जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था अपने 12th क्लास का, उस फर्स्ट चैप्टर की 4th क्लास लेके हाजिर हुए हैं। इससे पहले मैं 3 क्लास ले चुका हूँ। 3 क्लास में आपको बता चुका हूँ अपने यहाँ पे सस्य विज्ञान की परिभाषा, बीज की परिभाषा, मृदा की परिभाषा। और हमने पिछले जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी मृदा क्षरण व संरक्षण की। अगर आज देखें तो आज हम चलेंगे बीज, टॉपिक पढ़ेंगे आज बीज। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है बीज। रेगुलर क्लास ले, साथ के साथ नोट्स बनाए, नोट्सों को देखें। आप जो नोट्स पढ़ेंगे, मैं जो बता रहा हूं आप उस हिसाब से अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको कभी भी अपनी बुक को वापस से हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो नोट्स है वही आपके सफिशिएंट है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप बुक से आप वापस से देख के पढ़ें। सबसे पहले तो मैं दोस्तों गुजारिश करना चाहूंगा आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। अगर आपको जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो साथ के साथ नीचे कमेंट्स में आप पूछें कि इसका आंसर क्या होगा, ये मेरे को समझ नहीं आया। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े, व्हाट्सएप नंबर से जुड़े, व्हाट्सएप नंबर पर आप बताएं कि हमारे को ये समझ में नहीं आया। मैं आपको पूर्ण कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के बारे में आपको मैं सही ढंग से बता सकूं। तो फ्रेंड्स, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं आपको आपसे कि आप वीडियो को देखने के साथ साथ उसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उन सभी फ्रेंड्स जो आपके साथ क्लासमेट थे पहले, सभी को ये वीडियो दिखाएं जिससे उनकी क्लासें भी सुचारू रूप से जारी रहे। हम बिना टाइम गवाए चलते हैं बीज की ओर। सबसे पहले मैं बात करूं सीड क्या होता है, बीज किसे कहते हैं। तो छोटी एंड अगर सटीक परिभाषा की मैं बात करूं तो परिपक्व बीजांड ही बीज कहलाता है। परिपक्व बीजांड ही बीज कहलाता है। अगर मैं साइंस की भाषा में कहूं तो कह सकता हूं पौधे का कोई भी सूक्ष्म भाग जैसे जड़, तना, पत्ती अपने समान क्या कर सकता है। अगर पौधा विकसित कर सकता है तो उसे मैं क्या कहूंगा, बीज कहूंगा। पौधे का कोई भी भाग अगर वो अपने समान पौधा विकसित करने की क्षमता रखता है तो उसे मैं क्या कहूंगा, बीज कहूंगा। चाहे वो जड़ हो, चाहे पत्ती हो और चाहे उसका तना हो। दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूं बीज की परिभाषा परिपक्व बीजांड ही क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। हम थोड़ा सा हटके बात करते हैं जो आपके बुक्स में नहीं है। बीज निगम की अगर बात करें, जो बीज बनाती है वो 2 संस्थाएं हैं। एक NSC राष्ट्रीय बीज निगम, आगे है राजस्थान ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय बीज निगम की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 को हुई थी। और राजस्थान राज्य बीज निगम की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1978 को हुई थी। पूरे भारत में अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय बीज जो निगम है वो बीज वितरण का कार्य करता है। और बीज की जो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर बाद में आएंगे कितने प्रकार के बीज होते हैं, किस तरह पर किस का रंग लगा हुआ होता है, किस बीज में कितनी शुद्धता होती है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। हमने बीज की बात की तो बीज की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। बीज में कह रखा है
कि सस्य विज्ञान में बीज का सर्वोपरि स्थान है। सस्य विज्ञान में बीज का सर्वोपरि स्थान है। तो बीज हमारे को क्या करना है, बीज का सही चुनाव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सही चुनाव के लिए बीज क्या होना चाहिए, हमारे पास औजपूर्ण होना चाहिए। औजपूर्ण के साथ साथ उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। उच्च अंकुरण क्षमता होने के साथ साथ शुद्धता उसमें 100% होनी चाहिए। ये कई बातें हैं, उसके आधार पर हम उन्नत बीज का चुनाव करते हैं। इसका चुनाव करते हैं, उन्नत बीज का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं कि ये उन्नत बीज किसे कहते हैं। उन्नत बीज के बारे में परिभाषा आनी चाहिए। उन्नत बीज किसे कहते हैं, वह बीज जो स्थानीय बीज के मुकाबले 10 से 15% अधिक उत्पादन देता है, उसे मैं क्या कहूंगा, उन्नत बीज कहूंगा। ठीक है, कोई भी बीज जो हमारी स्थानीय किस्म के मुकाबले अगर वो 10 से 15% क्या करता है, अधिक उत्पादन देता है, तो उसे मैं उन्नत बीज कहूंगा। इसको मैं दूसरी भाषा में कह सकता हूं संकर बीज। ठीक है फ्रेंड्स, संकर बीज भी वही होता है, वह बीज जो स्थानीय बीज से क्या करते हैं, 10 से 15% अधिक उत्पादन देता है, संकर बीज कहलाता है। तो यहाँ पे बात आ रही उन्नत बीज की। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले ये देखूं कि उन्नत बीज कह किसे सकता हूं। वास्तविकता में उन्नत बीज क्या होता है, उन्नत बीज कैसे तैयार होता है, क्या क्या होना चाहिए जब मैं उसको उन्नत बीज कहूंगा। तो सबसे पहले उन्नत बीज में है आनुवांशिक शुद्धता। क्या है, आनुवांशिक शुद्धता। जेनेटिक प्योरिटी की बात करूं मैं, तो वास्तविकता में आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है, जब कोई बीज है उस बीज में उसी प्रजाति के किसी अन्य बीज की कोई मिलावट नहीं है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, आनुवांशिक शुद्धता कहूंगा। सीधी सी मैं तौर में बात करूं, जैसे गेहूं की कोई किस्म है कल्याण सोना। ठीक है फ्रेंड्स, कल्याण सोना कोई किस्म है। इस कल्याण सोना में अगर मैं बात करूं सोनालिका या कोई और किस्म का किसी प्रकार से मिक्स नहीं है, मिलावट नहीं है, तो उस बीज को मैं कहूंगा आनुवांशिक शुद्धता। इसमें कितने प्रतिशत है, 100% है। अब मैं बात करूं तो आनुवांशिक शुद्धता हम कैसे बनाए रख सकते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा वास्तव में आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है, जेनेटिक प्योरिटी क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जीन्स की बात होती है, इसमें जीन्स क्या होते हैं, शुद्ध रूप से मिले हुए होते हैं। अब देखो आनुवांशिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, यहां ध्यान देना है आपको। यहां कोई व्यक्ति है, उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक का नाम है रामू और एक का है श्याम। ठीक है, एक का नाम है रामू और एक का है श्यामू। आप भी अगर 2 हैं तो अपना नाम आप देख सकते हैं। ये पूरा खेत था, जब रामू और श्यामू अलग हुए तो दोनों खेतों ने क्या किया, इसके बीच में से मेड़ बना दी और अलग अलग खेतों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ पे जो रामू है, ठीक है, उसने रबी की मौसम में गेहूं फसल का क्या कर लिया, चुनाव कर लिया। और यहाँ श्यामू है, इसने भी रबी के मौसम में किसका चुनाव कर लिया, गेहूं का चुनाव कर लिया। अब ये जो रामू और श्यामू जो है, ये क्या करना चाहते हैं, जो ये गेहूं करना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि ये अपने जो पास जो बीज उत्पादन होगा उसको वो मार्केट में बेच सके। मीन्स इसमें सभी प्रकार की क्या होनी चाहिए, शुद्धता पाई जानी चाहिए। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक निश्चित दूरी क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, और इस दूरी को मैं कहता हूं पृथक्करण दूरी। क्या कहता हूं मैं, पृथक्करण दूरी।
आइसोलेशन डिस्टेंस को इंग्लिश में बोलते हैं। अब समझ में आपको समझने की आवश्यकता है आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, पृथक्करण दूरी क्या होता है। दो भिन्न भिन्न किस्मों के बीच रखी गई दूरी को हम क्या कहते हैं, दो भिन्न भिन्न किस्मों के बीच रखी गई निश्चित दूरी क्या कहलाती है, पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस कहलाती है। जैसे इन्होंने गेहूं का चुनाव किया था और गेहूं में इन्होंने यहाँ पे लगाया कल्याण सोना, ठीक है, और इसने लगा दिया खराचिया 65 है। ये ध्यान रखना भाई, खराचिया 65 जो है वो लवणीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है गेहूं की। ये दोनों ने अलग अलग किस्म लगा दी। अब इन दोनों किस्मों के बीच वो क्या करना चाहता है, आनुवंशिक शुद्धता रखना चाहता है। तो इन दोनों के बीच में, इस मेड़ के बीच में एक फिक्स दूरी रखनी पड़ेगी, यानी उस दूरी में कोई भी चीज ये नहीं बोएगा, ठीक है। तो इसे मैं क्या कहूंगा, पृथक्करण दूरी, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो पृथक्करण दूरी है वह डिपेंड किसके ऊपर करती है कि जो आपने फसल ली है वह सेल्फ पोलिनेटेड है या क्रॉस पोलिनेटेड है, स्वपरागित है या परपरागित। अगर कोई फसल स्वपरागित है, जैसे यहाँ पे गेहूं फसल जो है वो क्या है, स्वपरागित फसल है, सीधी पादप है, तो इन दोनों के बीच में जो इसने दूरी रखी है पृथक्करण दूरी, वह क्या रखनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसके परागण सेल्फ पोलिनेटेड फसल होने के कारण इसके परागण ज्यादा दूरी पर नहीं जा सकते। तो अगर मैं बात करूं जैसे गेहूं, जो धान, ठीक है, इन सब की मैं बात करूं तो इन सब में 3 मीटर रखते हैं। क्या पृथक्करण दूरी कितने रखते हैं, 3 मीटर। यानी इन दोनों के जो मेड़ तो बनी हुई थी वह 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तब जाके इनमें किसी प्रकार के आपस में गुण एक जगह नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं आपको ये आनुवंशिक शुद्धता समझ में आई होगी। दो अलग अलग भिन्न जो जातियां हैं, जाति नहीं मैं बोल सकता यहाँ पे मैं किस्म बोल सकता हूँ, दो अलग अलग जो किस्में ली हुई है उनके बीच में जो दूरी रखी गई है उसे मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे आनुवंशिक शुद्धता कहूंगा। तो ये आनुवंशिक शुद्धता, ठीक है, मैं उन्नत बीज के गुण पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़ रहे हैं, उन्नत बीज के गुण। तो उन्नत बीज में आनुवंशिक शुद्धता क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। जेनेटिक प्योरिटी क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। तो उन्नत बीज किसे कहेंगे, ऐसा बीज जिसमें आनुवंशिक शुद्धता कितने प्रतिशत है, 100% है, उसे मैं क्या कहूंगा, उन्नत बीज कहूंगा। सेकंड, ये सारे लक्षण पढ़ रहे हैं, जब जाके वो उन्नत बीज कहलाएगा। एक लक्षण से ही वो उन्नत बीज नहीं कहलाएगा, भौतिक शुद्धता। ठीक है फ्रेंड्स, भौतिक शुद्धता तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी किसी बीज में मिलावट हो सकती है, कंकर पत्थर की हो सकती है, मिट्टी की हो सकती है, खरपतवारों की हो। तो यहाँ पे उन्नत बीज किसे कहेंगे, वह बीज जिसमें भौतिक शुद्धता क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, उसे मैं क्या कहूंगा, उन्नत बीज कहूंगा। यानी किसी प्रकार का उसमें कोई कंकर पत्थर नहीं होनी चाहिए, कोई यहाँ पे मिट्टी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार के खरपतवारों के बीज उसमें नहीं होने चाहिए, उसे मैं क्या कहूंगा, भौतिक शुद्धता। थर्ड, भौतिक शुद्धता तक हमने देख लिया, आनुवंशिक शुद्धता देख लिया। तीसरा देखो यहाँ पे अंकुरण प्रतिशतता, जर्मिनेशन परसेंट, क्या बोलते हैं इसको, जर्मिनेशन परसेंट। अंकुरण प्रतिशतता जिसका तात्पर्य यहाँ पे है कि लिए गए बीज में अंकुरण प्रतिशतता कम से कम होनी चाहिए 75%। अगला आ रहा है अपना
बीज ओज। क्या आ रहा है? बीज ओज। बीज ओज को कहते हैं सीड विगल। ठीक है, बीज ओज से तात्पर्य बीज की उम्र क्रियात्मक व प्राकृतिक शुद्धता से है। बीज ओज से तात्पर्य बीज की उम्र से है, यानी बीज ओज, ध्यान रखना, बीज ओज क्या है? बीज की उम्र अगर क्या है? अधिक है। बीज की उम्र क्या है? अगर अधिक है तो बीज ओज क्या होगा? कम होगा। और अगर बीज की उम्र क्या है? अगर कम है तो बीज ओज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कहने का मतलब है कि बीज की उम्र के साथ साथ बीज ओज क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ठीक है, आगे देखो 4 है उच्च अंकुरण क्षमता। क्या अगला? उच्च अंकुरण क्षमता, हाई जर्मिनेशन परसेंट। उच्च अंकुरण क्षमता किसे कहते हैं? उच्च अंकुरण क्षमता से तात्पर्य है कि जैसे आपने 100 बीज लिए, इस 100 बीज में से कितने बीज आपके अंकुरित हुए, उसको मैं बोलूंगा अंकुरण क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर गेहूं की बात करूं अंकुरण क्षमता की, गेहूं जो हो गया, ठीक है, राई हो गई, इनकी अगर मैं बात करूं तो अंकुरण क्षमता है 85%। धान हो गया, इनके अंकुरण प्रतिशत है 85%। मतलब अगर आप 100 बीज लेंगे तो उसमें से 85% बीज क्या करेंगे? 85 पौधे उगेंगे। तो उच्च अंकुरण क्षमता क्या होनी चाहिए? हमारे पास होनी चाहिए अधिक, कम से कम 85% यहाँ पे बीज उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। आगे देखो, उच्च अंकुरण क्षमता के बाद में नमी की मात्रा। अगला है नमी की मात्रा। नमी की मात्रा, नमी की मात्रा कह रही है कि बीजों को एक निश्चित नमी पर क्या करना चाहिए? भंडारण करना चाहिए। जैसे मैं खाद्यान्न बीजों की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए 12% नमी है। जिन स्थानों पर 12% नमी है उन स्थानों पर आप क्या कर सकते हो? खाद्यान्न बीजों को भंडारण कर सकते हो। तिलहनी फसलों की अगर मैं बात करूं तो 8% नमी पर तिलहनी फसलों को भंडारण किया जाता है। और अगर मसालों की मैं बात करूं तो 9 से 10% नमी पर क्या किया जाता है? भंडारण किया जाता है। और अगर मैं फल व सब्जियों की बात करूं तो वही 6 से 8% नमी वाले स्थानों पर क्या किया जाता है? भंडारण किया जाता है। तो यहाँ पे नमी प्रतिशत आएगी क्या कि इसे क्या क्या कहेंगे कि अपने यहाँ पे जहां पे आप क्या कर रहे हैं? बीजों को भंडारण कर रहे हैं, वहां पे नमी कितनी होनी चाहिए? 12% नमी। सीधी सी बात ये है, भंडारण में हम ये देखेंगे कि जब आपने बाहर क्या किया? बीज को सुखाया। भाई कटते आप फसल कटती है तो कटने के तुरंत बाद आप बोरी में नहीं भरते हो, उससे पहले नमी को निष्कासित करते हो। तो जब वो आपके पास बाहर आपने डाल रखा था, सुखा रखा था, तो उसमें 12% नमी जब आ जाए तो उसको भंडार गृह में क्या कर देना चाहिए? रख देना चाहिए। इसका मीन्स ये है। अगले में बात करूं नमी के बाद में रोग मुक्तता। ठीक है, रोग मुक्तता से तात्पर्य है कि बीज कटा फटा नहीं होना चाहिए, बीज में किसी प्रकार का कोई कीट लगन लगा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, बीज सुडौल होना चाहिए। अगर ऐसा बीज होगा तो वो रोग मुक्त होगा। यानी सीधी सी बात में कहूं तो किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी वगैरह से क्या नहीं होना चाहिए? वो क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें। वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो रियल वैल्यू देखें तो रियल वैल्यू होती है अगर मैं बात करूं उत्तम बीज में रियल वैल्यू होती है
75%। ये क्या होती है रियल वैल्यू? रियल वैल्यू से तात्पर्य है कि कोई भी आप जो बीज लेते हैं तो बीज को गुणों के आधार पर अंक मिलते हैं। जैसे पशु का चयन करते हैं तो पशुओं को उनके थन के अंक अलग मिलते हैं, उसके शरीर के अंक अलग मिलते हैं, उसकी आंख के अलग मिलते हैं, उसके सींग के अलग मिलते हैं। तो उसी प्रकार बीज को भी अलग अलग, जैसे बीज सुडौल है, बीज का कलर सही है, तो उनको अलग अलग क्या किया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं। तो वास्तविक विविधता मान क्या होना चाहिए, 75% से कम नहीं होना चाहिए अगर आप क्या कर रहे हैं, उत्तम बीज बो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने वही देखा उत्तम बीज के गुण, यानी उत्तम बीज में क्या क्या गुण होना चाहिए। आनुवंशिक शुद्धता होनी चाहिए, भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, बीज ओज यहाँ पे होना चाहिए, उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए, जल्दी से क्या वो अंकुरण हो जाए और ज्यादा से ज्यादा अंकुरण करें। नमी की मात्रा, यानी बीजों में जब 12% नमी होगी खाद्यान्न बीजों में, तब उनको हम भंडार गृह में रखेंगे। रोग मुक्त, किसी प्रकार के उसमें बीमारियां, रोग वगैरह, कीट वगैरह नहीं लगाना चाहिए। वास्तविक विविधता मान में है कि 75% से कम उसका रियल वैल्यू नहीं होना चाहिए जो मार्क्स हमको देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास बीज उत्पादन। ठीक है फ्रेंड्स, बीज उत्पादन में हम देखें तो निरंतर वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, उन्नत बीज तैयार कर रहे हैं। और जो हमारे पास किसानों के जो दिया जाता है बीज, वह बीज कई विधियों के आधार पर, कई टेक्निक्स के आधार पर तैयार होकर किसानों तक पहुंचता है। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास बीज उत्पादन। बीज उत्पादन की बात करें तो रेगुलर जो हमारे वैज्ञानिक है वह उन्नत बीज तैयार कर रहे हैं, और किसान के पास जो बीज आता है वह कई श्रेणियों से गुजरकर किसान के पास पहुंचता है। हम आज उन श्रेणियों की बात करते हैं कि एक बीज को मार्केट में आने के लिए किन किन श्रेणियों से गुजरना पड़ता है, उन बीजों में कितनी आनुवंशिक शुद्धता होती है, भौतिक शुद्धता होती है। तो सबसे मैं पहले बात करूं बीज उत्पादन की, तो बीज उत्पादन में जो पहला जो बीज जो होता है वो होता है मूल केंद्रक बीज। ठीक है, इसको न्यूक्लियस सीड भी कहा जाता है। जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो तैयार किया जाता है वो पहला बीज होता है मूल केंद्रक बीज। तो मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं पादप प्रजनन के द्वारा तैयार किया गया यह पहला बीज होता है, जिसे स्वयं पादप प्रजनन सबसे पहले तैयार करता है। मूल केंद्रक बीज की अगर मैं बात करूं तो मूल केंद्रक बीज में 100% भौतिक शुद्धता और 100% आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है। अगर मैं देखूं तो यह किसानों को दिया नहीं जाता, यानी मूल केंद्रक बीज कभी भी किसानों को नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि यह पादप प्रजनन के द्वारा तैयार किया गया पहला बीज है, यानी इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। इसमें जेनेटिक में अपने अगर बात करूं फिजिकल प्योरिटी 100% होती है। कम मात्रा होने के कारण ये किसानों को नहीं दिया जाता, बहुत ही कम मात्रा में तैयार किया जाता है, और इसके संयोग से फिर अनेक बीज तैयार किए जाते हैं। तो पहला अगर मैं बीज की बात करूं तो बीज हमारे पास 4 प्रकार के आएंगे। मूल केंद्रक बीज आ गया अभी यहाँ पे, फिर आएगा प्रजनक, आधार बीज, प्रमाणित बीज। तो मैं मूल पे केंद्र की परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा क्या होगी इसकी, यह पादप प्रजनक के द्वारा तैयार किया गया पहला बीज है जिसमें आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता 100% होती है तथा यह किसानों को नहीं दिया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अगले चलते हैं, आगे है सेकंड है प्रजनक। सेकंड बीज है प्रजनक बीज।
अगर मैं प्रजनक बीज की बात करूं तो मूल केंद्रक बीज के संयोग से, यानी प्रजनक बीज तैयार करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? मूल केंद्रक बीज का सहारा लेना पड़ेगा। मूल केंद्रक बीज के संयोग से तैयार किया गया बीज क्या कहलाता है? प्रजनक बीज कहलाता है, जिसमें भी आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता 100% होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इसके थैले का रंग देखूं तो इसके थैले का रंग होता है सुनहरा पीला। कैसा होता है? सुनहरा पीला। अब मैं आगे अगर बात करूं, अच्छा इसको लिख लेते हैं पहले। थर्ड जो है हमारे पास आधार बीज। आधार बीज की डेफिनेशन की बात करें तो आधार बीज की डेफिनेशन क्या होगी? प्रजनक बीज के संयोग से तैयार किया गया बीज क्या कहलाता है? आधार बीज कहलाता है। और आधार बीज में अगर मैं आनुवांशिक शुद्धता की बात करूं तो 99% होती है, और अगर भौतिक शुद्धता की बात करूं तो 97 से 98% होती है भौतिक शुद्धता। अगर मैं इसके थैले का रंग देखूं तो इसके थैले का रंग होता है सफेद, व्हाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 बीज हो गए। अगला जो बीज आ रहा है वो है प्रमाणित। अगला बीज कौन सा आ रहा है? प्रमाणित। आधार बीज के संयोग से तैयार किया गया बीज प्रमाणित बीज कहलाता है। आधार बीज के संयोग से तैयार किया गया बीज क्या कहलाता है? प्रमाणित बीज कहलाता है। प्रमाणित बीज में अगर मैं बात करूं आनुवांशिक शुद्धता की तो 98% होती है, और अगर मैं भौतिक शुद्धता की बात करूं तो 96% तक होती है, 97 तक भी हो सकती है, 96 से 97%। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है हमारे पास यहाँ पे वो क्या है? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है यहाँ पे, ये भी या तो पूछेगा कि प्रमाणित बीज के थैले का रंग होता है तो होता है नीला। कैसा होता है? यहाँ पे था प्रजनक में सुनहरा पीला और यहाँ है नीला, और आधार बीज में था हमारे पास क्या? सफेद। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है कि प्रमाणित बीज के थैलों का रंग कैसा होता है? तो होता है नीला। सेकेंड बात अगर करें तो अपने भारत में कितने प्रतिशत किसानों को प्रमाणित बीज दिया जाता है? तो भारत में 12% किसानों को क्या किया जाता है? प्रमाणित बीज दिया जाता है। उसके अलावा ये बीज उनको प्रोवाइड नहीं करवाए जाते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बीज वाला आपने टॉपिक। नेक्स्ट हम चलते हैं उन्नत बीज की शस्य विधियां। किस तरह उन्नत बीज तैयार किया जाता है? पहले हम पढ़े थे उन्नत बीज के गुण, यानी क्या क्या होगा जब उसे हम उन्नत बीज कहेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं कि उन्नत बीज अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें शस्य विज्ञान खेत में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहला है खेत का चुनाव, सॉरी किस्म का चुनाव। पहला है किस्म का चुनाव। किस्म का चुनाव में हम ध्यान रखें कि जो आप बीज ले रहे हैं सबसे पहले वो बीज कोई भी प्रमाणीकरण संस्था से लिया गया होना चाहिए, चाहे वो कोई राजकीय विश्वविद्यालय से लिया गया हो या राजकीय कोई संस्था से लिया गया हो। जिससे क्या होगा कि अगर आप प्रमाणित संस्था से बीज लिया है तो उस बीज में अंकुरण प्रतिशतता कम हो गई या बीज अंकुरण नहीं कर पाया, या और कोई अगर कमी आ रही है बाद में अगर हम देखें तो उसमें
पुष्प नहीं बन पाए, बीज नहीं बन पाए, तो हम उस संस्था पर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप चलते फिरते ठेलों वालों से अगर आपने बीज खरीद लिया तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो बीज का किस्म का चुनाव यानी किस्म का आप क्या करें, पहले बीज का चुनाव करते समय आपको ध्यान रहे कि बीज उन्हीं संस्था से लेना जाना चाहिए जो क्या हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चुनाव किया कि आपने किस्म का चुनाव कर लिया, एक तो अच्छी किस्म ली आपने, बहुत अच्छे उत्पादन देने वाली। दूसरा, जब आप किस्म ले रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग लोगे, वो आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग लोगे, यानी आपकी जलवायु, जहाँ की जलवायु वहां पे जिस तरह की है उसी तरह का आप वहां पे बीज लेंगे। क्योंकि आप देखते हैं विशेष पौधे जो आप फसल तैयार कर रहे हैं उसमें भी कई विशेष किस्में हैं जो एक विशेष स्थान पर अच्छा उत्पादन दे सकती है। जैसे मैं बात करूं कि पूरे राजस्थान में हम बाजरा उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन बाजरा उत्पादन विश्व में, सॉरी, राजस्थान में देखो, राजस्थान में बाजरा उत्पादन कर रहे हैं तो बाजरे में अगर हम देख रहे हैं कि बाजरा में WCC 75 ऐसी किस्म है जो हम क्या कर सकते हैं, उसको लवणीय क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। यानी राजस्थान की परिस्थिति वैसे ही क्या है, शुष्क है, लेकिन अति शुष्क क्षेत्रों में भी हम क्या कर सकते हैं, WCC 75 किस्म को लगा सकते हैं। तो ऐसे किस्मों का आप क्या करें, वहां पे चुनाव करें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ रहा है पृथक्करण दूरी या पृथक्करण दूरी या खेत की तैयारी। अभी मैंने आपको बताया था पृथक्करण दूरी क्या होती है, दो किस्मों के मध्य आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए रखी गई निश्चित दूरी क्या कहलाती है, पृथक्करण दूरी कहलाती है। दो किस्मों के बीच आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए रखी गई निश्चित दूरी क्या कहलाती है, पृथक्करण दूरी कहलाती है। और हर पृथक्करण दूरी हर फसल के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमारे को क्या करना है, पृथक्करण दूरी रखना है। आप जब भी आप जो फसल ले रहे हैं, जैसे आप गेहूं की फसल ले रहे हैं, गेहूं की फसल में आपने दो अलग अलग वेरायटी ली तो उसमें 3 मीटर की आपको क्या करना पड़ेगी, पृथक्करण दूरी रखनी पड़ेगी। आगे देखिए खेत की तैयारी में, खेत में आप ध्यान रखें कि पिछले सीजन में जो आप, जैसे मान लो गेहूं की फसल आपने लगाई थी तो इस गेहूं की फसल में यहाँ पे कोई अवशेष नहीं रह गया हो, कोई इसका बीज नहीं रह गया हो, तो इस तरह आप क्या करोगे, इसकी तैयारी करोगे, पृथक्करण दूरी का ध्यान रखेंगे। और खेत की तैयारी में आप किसी पीछे की जो आप फसल ली है उसका भी ध्यान रखोगे। अगला आ रहा हमारे पास उन्नत सस्य क्रियाएं। उन्नत सस्य क्रियाएं फ्रेंड्स क्या है कि जब आप फसल ले रहे हैं, लगा रहे हैं खेत में, तो वहां पे जहां पे आपने फसल लगाई है उस क्षेत्र में निश्चित समय पर, यानी हम कहें क्रांतिक अवस्था, उस फसल में हमारे को क्रांतिक अवस्था पर क्या करनी है, सिंचाई करनी है। अच्छा, पहले क्रांतिक अवस्था को समझ लेते हैं, क्या है क्रांतिक अवस्था। पौधे की वह अवस्था जिसमें पौधे को 100% जल की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक अवस्था कहते हैं। अगर इस समय आप इस पौधे को पानी उपलब्ध नहीं करवाते तो फसल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसे हम क्रांतिक अवस्था कहते हैं। तो क्रांतिक अवस्था पर आपको क्या करना है, सिंचाई करनी है, ज्यादा सिंचाई नहीं करनी, सिंचाई कम भी नहीं करनी, ये सब उन्नत सस्य क्रिया में ध्यान रखना है। और आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध करवाने हैं। अगर आप पोषक तत्व कम उपलब्ध करवा रहे हैं तो भी पौधे के लिए हानिकारक हो सकता है, और अगर आप ज्यादा पोषक तत्व उपलब्ध करवा दिए तो भी हानिकारक हो सकता है। उसके बाद पोषक तत्व उपलब्ध कराने के बाद में निराई गुड़ाई,
निराई गुड़ाई का ध्यान सबसे ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप जो फसल लगा रखे हैं उसमें उसी पौधे का अगर कोई जैसे गेहूं में गेहूं सा हो गया तो वो आपकी आनुवंशिक शुद्धता नहीं रहेगी, यानी उन्नत बीज नहीं कहलाएगा। तो हमारे को समय समय पर क्या करनी है, वहां पे निराई गुड़ाई करनी है। तो ये किस में चला जाएगा दोस्तों, उन्नत शस्य क्रिया में। सारी हमारे को ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगले में बात करूं तो फोर्थ आ रहा है गहाई। अगला आ रहा है गहाई। गहाई क्या कहती है, गहाई में हमारे को किसे कहते हैं गहाई, सबसे पहले तो हम ये देखें। देखो एक तो होती है गहाई, मड़ाई, ओसाई। ओसाई किसे कहते हैं, जब कभी किसी फसल में से आप कचरा जिसे कहते हैं निकालते हैं, जैसे आप छानते हैं, तो उसे हम कहते हैं ओसाई। गहाई और मड़ाई दाने व भूसे को अलग करने की क्रिया गहाई कहलाती है। तो जब आप दाने व भूसे को अलग करने के लिए आप जो थ्रेशर लेके जाते हैं खेत पे, तो उसमें आप देख ले पहले कि थ्रेशर में कहीं पीछे जो और किसी खेत का जो निकाल के आया है अनाज, उस अनाज के बीज उसमें नहीं रह गए हो। उसके बाद में आप गाड़ी में देके मशीन में देके मशीन का आरपीएम क्या कर ले, फिक्स कर ले। आरपीएम जानते हैं, आरपीएम देखे होगा आपने कि उसी थ्रेशर से सरसों निकलती है और उसी थ्रेशर से गेहूं निकल जाते हैं, उसी थ्रेशर से जो निकल रहे हैं, उसी थ्रेशर से चना निकल रहा है। तो और कुछ नहीं करना पड़ता, वहां जो नीचे जो उसका छानने का जो है उसको क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। यानी जो उसमें छिद्र थे जिसे चानना बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम चेंज करते हैं। जिसमें सरसों की अगर फसल को काट रहे हैं तो उसमें महीन छिद्र आएंगे जिससे वो बीज आसानी से निकल रहा है। अब उससे हम क्या नहीं कर सकते, जो सरसों वाली मशीन है उस जो चांदना लगा रखा है उससे हम गेहूं नहीं निकाल सकते, क्योंकि गेहूं का जो बीज है वो क्या है, मोटा है। वो तो मोटा बीज उसमें क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, और जैसे वो क्या करती है बार बार ऐसे चलता है तो वो क्या हो जाएगा, रगड़ के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये सारी बातें हमारे को क्या करनी है, गाय में ध्यान रखनी है। गाय में आपको ध्यान रखना है कि पुराने बोरे में आपको क्या नहीं करना, गेहूं को नहीं भरना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे उन्नत बीज की शस्य विधियां आ गई है। अब हम कुछ हटके एक टॉपिक और पढ़ते हैं इसमें। सुसुप्तावस्था, डोरमेंसी पीरियड की अगर मैं बात करूं, सुसुप्तावस्था किसे कहते हैं, किसमें पाई जाती है, बीजों में पाई जाती है। बीजों में सुसुप्तावस्था क्या होती है, देखो डेफिनेशन को लिखना है, रटना नहीं है, समझना है। बीजों की वह अवस्था जिसमें सभी गुण मौजूद होने के बाद भी बीज अंकुरण नहीं कर पाता, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, सुसुप्त अवस्था कहते हैं। दूसरी तरह देखते हैं, बीज की वह अवस्था जिसमें सभी गुण मौजूद होने के बाद भी वह अंकुरण नहीं कर पाता, तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, सुसुप्त अवस्था, डोरमेंसी पीरियड कहेंगे। समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश करें कि आपने अभी जो बाजरा निकलवाया है, ठीक है, उस बाजरे को तुरंत आप क्या करते हैं, डालते हैं खेत में, तो अंकुरण नहीं हो पाता। आपने कपास निकलवाया, कपास को वापस से तुरंत आप डालते हैं तो वो अंकुरण नहीं कर पाता। तो बीज में सभी गुण, आप अभी आपने निकलवाया थ्रेसिंग से, आपने उसको स्टोरेज में रख दिया और वापस से जैसे ही सीजन आया आप उसको डालते हैं, वो अंकुरण कर जाता है। क्या आप बाहर से उसमें इंजेक्शन देते हैं, नहीं। तो क्या था जिसके कारण वह क्या हुआ, सोया हुआ था, उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, सुसुप्त अवस्था कहते हैं। वापस से परिभाषा देंगे, बीज की वह अवस्था जिसमें सभी गुण मौजूद होने के बावजूद भी वह क्या नहीं कर पाता, अंकुरण नहीं कर पाता, सुसुप्त अवस्था कहलाता है। और सुसुप्त अवस्था को मैं देखूं तो सुसुप्त अवस्था 3 प्रकार की होती है। ठीक है फ्रेंड्स,
पहले अगर मैं बात करूं सुषुप्तावस्था तो प्राथमिक सुषुप्तावस्था, सेकंड द्वितीयक, और थर्ड है बलक्रंथ। प्राथमिक सुषुप्तावस्था की मैं बात करूं तो प्राथमिक सुषुप्तावस्था क्या होती है? यह सुषुप्तावस्था को हम क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक सुषुप्तावस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, यह खुद की पादप की स्वयं की कार्य की विशेषता के कारण होती है। जैसे मैं निश्चित समय पर क्या किया, फसल परिपक्वता प्राप्त कर ली और उसके बाद भी क्या नहीं कर पाया, वो अंकुरण नहीं कर पाया, तो उस अवस्था को मैं क्या कहूंगा? प्राथमिक सुषुप्तावस्था कहूंगा। द्वितीयक सुषुप्तावस्था की मैं बात करूं तो इसे कहते हैं प्रेरित सुषुप्तावस्था भी कहते हैं। प्रेरित सुषुप्तावस्था भी कहा जाता है। यह किसी विशेष कारणों के द्वारा, कारणों के कारण यानी जैसे उसका तापमान, आपने फसल लगाई और जो निश्चित अंकुरण के समय जो निश्चित तापमान चाहिए था वो तापमान उसको नहीं मिला, तो वह बीज अंकुरण नहीं कर पाएगा, तो क्या कहलाएगा? द्वितीयक सुषुप्तावस्था कहलाएगी। नमी की मात्रा हो सकती है इसमें कि पौधे के जो बीज था उसको 50% नमी चाहिए थी और खेत में 70% नमी है, तो बीज अंकुरण नहीं कर पाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक सुषुप्तावस्था कहेंगे। अगला है बलकृत सुषुप्तावस्था। बलकृत सुषुप्तावस्था से तात्पर्य है कि जब कोई बीज बहुत अधिक गहराई पर चला जाता है तो उस गहराई पर जाने के कारण उसमें कई कारण उत्पन्न होते हैं। ये जैसे अपने मृदा का जो भार है वो बढ़ जाता है, उसमें कैपेसिटी नहीं होती कि उस भार को वो चीरता हुआ बाहर निकल सके। इसके अलावा और जैसे CO2 की मात्रा देखें हम, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो CO2 की मात्रा अगर वायुमंडल की बात करें तो उसमें होती है 0.03%। ठीक है, यानी वायुमंडल में CO2 कितना है? 0.03%, जबकि मृदा में CO2 की मात्रा देखें तो 0.3%। यानी जैसे जैसे गहराई में हम जाते चलेंगे तो वैसे वैसे CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कई प्रकार की जो गैस हैं उनका जो आदान प्रदान है वो क्या हो गया? खराब हो गया, जिस कारण क्या नहीं हुआ? बीज अंकुरण नहीं हुआ। तो दोस्तों यह आपको सुषुप्त अवस्था समझ में आई होगी। अब बात करते हैं सुषुप्त अवस्था को भंग करने के उपाय, यानी इस सुषुप्त अवस्था को कैसे तोड़ सकते हैं कि समय आने से पहले बीजों का क्या हो सके? अंकुरण हो सके। तो सुषुप्त अवस्था को भंग करने के कई उपाय हैं, जैसे प्रकाश, और आएगा इसमें देखो, सबसे मैं पहले बात करूं प्रकाश की। प्रकाश के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सुषुप्त अवस्था को तोड़ सकते हैं, यानी कुछ निश्चित समय पर तक हम क्या करें? बीज को अगर प्रकाश दे, लाइट में रखे, तो उसकी सुषुप्त अवस्था भंग हो जाती है, तो उसे कहेंगे प्रकाश के द्वारा क्या करना? सुषुप्त अवस्था तोड़ना। तापमान की बात करें तो तापमान में आता है अधिक तापमान के द्वारा, कम तापमान के द्वारा बीजों को हम क्या कर सकते हैं? सुषुप्त अवस्था तोड़ सकते हैं। श्रेय चिन्ह में हम कह सकते हैं, श्रेय चिन्ह है खुरचना, स्क्रैपिंग इसे कहते हैं खुरचना। खुरचना में हम देखें तो जैसे आप कपास के बीज की बात करें तो कपास के बीज में आप सीधे आप लगाओगे तो बीज अंकुरण नहीं कर पाएगा, जबकि उन बीजों को आप राख के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करें? उसको आप मिक्स करते हैं, बहुत तेज मसलते हैं, तो वो क्या हो जाती है? उसकी रुई हट जाती है और वो सुषुप्त अवस्था उसकी खत्म हो जाती है। रासायनिक ऊपर में हम देख सकते हैं कई प्रकार के रसायन हैं, जैसे जिब्रेलिन देख सकते हैं हम, उसके बाद साइटोकाइनिन देख सकते हैं। इन सभी के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम सुषुप्त अवस्था तोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये
बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी इनमें प्रॉब्लम लगी हो, इसी में नहीं पूरी बुक में आपको कहीं पे भी आप ये चाहते हैं कि नहीं आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर है, तो आप उनमें से भी फर्स्ट चैप्टर से लेके 15 चैप्टर में जो भी आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप बेझिझक आप कोई से भी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिए, उस पर आप कांटेक्ट करें और मैं आपके उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर रहूँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।